ये बात है अक्टूबर 2024 की, जब इंडियन स्टॉक मार्केट से लगभग 1,14,000 करोड़ निकाल लिया जाता है एफआईआई के द्वारा, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। एक महीने के अंदर में 1,14,000 करोड़ की सेलिंग होती है और ये किसी भी महीने का, मतलब आज तक किसी भी महीने की सबसे बड़ी सेलिंग होती है। मतलब आज से पहले एक महीने के अंदर में इतना ज्यादा एफआईआई ने कभी सेलिंग नहीं किया था जो अक्टूबर 2024 में देखने को मिलता है। क्योंकि कोविड के टाइम में जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे भी एफआईआई ने सेलिंग किया था और बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग किया था वहां पे। बट उसके बावजूद भी कोविड के टाइम में किसी भी एक महीने में इतना ज्यादा सेलिंग नहीं हुआ था जो अभी के टाइम में हुआ है अक्टूबर 2024 के अंदर में। अब देखिए जो एफआईआई की सेलिंग होती है ये अक्टूबर महीने तक ही नहीं रुकती है, ये दिसंबर महीने में बढ़ के लगभग 46,000 करोड़ की हो जाती है, दिसंबर महीने में लगभग 17,000 करोड़ की हो जाती है, वहीं जनवरी महीने के अंदर में लगभग 87,000 करोड़ की सेलिंग होती है एफआईआई की, एंड फरवरी में लगभग 60,000 करोड़ की सेलिंग होती है। मतलब इन 5 महीने के अंदर में लगभग 3 लाख करोड़ निकाल लिए जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। जब 5 महीने में 3 लाख करोड़ निकल जाएंगे तो क्यों नहीं इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। और वहीं से इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 5 महीने के अंदर में 16-17% नीचे गिर जाता है केवल 5 महीने के अंदर में। और एक अच्छे खासे बुल रन के बाद कोई भी मार्केट नीचे गिरता है 15-16% तो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर। और जो एफआईआई होते हैं ना वो यही चाहते हैं कि आप पैनिक हो के सेलिंग करें। इसीलिए जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो जनवरी महीने में बढ़ के 109% का हो गया था, फरवरी महीने में ये और बढ़ के 125% का हो गया, मार्च महीने में 127% का हो गया, एंड अप्रैल महीने में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, लगभग 300% का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखने को मिला अप्रैल 2025 के अंदर में। मतलब एफआईआई जो चाहते थे वो उसके अंदर कामयाब हो गए, रिटेल इन्वेस्टर मार्केट छोड़ के बाहर निकलने लगे, पैनिक हो गए बहुत ज्यादा, और एफआईआई यहीं पे एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, यहीं पे चाहते हैं कि जब सब लोग सेलिंग कर रहे हो उस टाइम पे हम खरीदना स्टार्ट करें, और अप्रैल 2025 से ये खरीदना स्टार्ट भी कर देते हैं। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में एफआईआई ने मार्केट से क्यों पैसा निकाला, क्यों लगभग 3 लाख करोड़ मार्केट से निकाल लिए, जिसके वजह से हमारा मार्केट लगभग 15-16% नीचे गिर गया था, मिड कैप स्मॉल कैप तो 20% से ज्यादा नीचे गिर गए थे। तो आखिर में हुआ क्यों था, इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि आने वाले फ्यूचर के अंदर में अगर ऐसा कुछ रीजन होता है तो मार्केट नीचे गिरने वाला है, एफआईआई पैसा निकालने वाले हैं। सबसे पहला रीजन था हाई वैल्यूएशन। अब देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन था ना वो आसमान को छू रहा था उस टाइम के अंदर में जब अक्टूबर महीने से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, क्योंकि सितंबर महीने तक हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, और उस टाइम पे तो ऐसा हो रहा था कि छोटी छोटी कंपनी जिसका अर्निंग कुछ नहीं हो रहा था बट उसके स्टॉक का प्राइस आसमान को छू रहा था, बहुत ही तेज भागे जा रहा था, जिस भी स्टॉक को देखो वो केवल भागे जा रहा है, जिस भी सेक्टर को देखो वो केवल भागे जा रहा है, और लोग इसी वजह से भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे छोटी कंपनीज के अंदर, मिड कैप कंपनीज के अंदर। इस वजह से जो उसका वैल्यूएशन था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इसके वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि सभी के सभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे थे, सभी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे थे, सभी का प्राइस आसमान को छू रहा था। तो बाइंग करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है, कोई भी स्टॉक के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे होना चाहिए, वो ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। और उस टाइम पे सितंबर 2024 तक सभी के सभी स्टॉक्स भागे जा रहे थे, अर्निंग कुछ नहीं हो रहा था इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज का अर्निंग कुछ नहीं हो रहा था, बट स्टॉक्स के प्राइस ज्यादा भाग गए थे। अब इस वजह से जो पी रेशियो था ना स्टॉक्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इंडेक्स का पी रेशियो, लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का पी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनको कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रहा था, इस वजह से वो सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो इस चीज से आपको क्या सीखने को मिलता है कि अगर फ्यूचर के अंदर में अगर ऐसा कुछ होता है, अगर बिना अर्निंग के कंपनीज का प्राइस भागे जा रहा है क्योंकि मार्केट अपने बुल रन में है, इस वजह से जो छोटी छोटी कंपनी है जिनकी अर्निंग कुछ नहीं हो रही है उनका भी प्राइस भागे जा रहा है, तो समझ लीजिएगा वहां पे एक बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है। ये आपको एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है पिछले गिरावट के अंदर में। दूसरा रीजन था कंपनी का रिजल्ट। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी मार्केट के अंदर क्यों एंट्री करते हैं, क्योंकि वहां से कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के मार्केट से बाहर निकल पाए, एक अच्छा खासा पैसा बना पाए। और जब कंपनी का रिजल्ट ही अच्छा नहीं आ रहा है, कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, तो यहां पे क्यों रुकेंगे, वो क्यों नहीं दूसरे मार्केट के अंदर जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पे उनको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया था ना फाइनेंशियल ईयर 2025 का, वो बहुत ही बेकार आया था। कंपनीज का प्रॉफिट कुछ खास देखने को मिल ही नहीं रहा था, स्पेशली अगर बात करें आईटी सेक्टर की, एफएमसीजी सेक्टर की या बैंकिंग सेक्टर की, इसके अंदर मेजर एफआईआई पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसका ग्रोथ हो ही नहीं पा रहा था क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के अंदर में। इसीलिए एफआईआई यहां से पैसा निकाल के दूसरे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए जहां पे उनको अच्छा ग्रोथ मिल रहा था। तीसरा रीजन था रूपी का नीचे गिरना। अब देखिए जब भी रूपी नीचे गिरता है, रूपी जब भी फॉल करता है तो एफआईआई यहां से
से सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एफआईआई किस लिए आए, यहाँ पे पैसा बनाने के लिए। और जब यहाँ से पैसा बनाते हैं और जब रुपी को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जब अपने प्रॉफिट को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके पैसे की वैल्यू, उनके प्रॉफिट की वैल्यू कम हो जाती है। तो क्यों यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इतना रिस्क क्यों लेंगे इंडियन मार्केट के अंदर जब यहाँ पे रुपी फॉल करते जा रही है? क्योंकि उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और जब रुपी से अपना प्रॉफिट डॉलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे देश के बाहर जाने के लिए, तो ऑब्वियस है ना, उनके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि रुपी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है डॉलर के कंपैरिजन में। चौथा रीजन है इंटरेस्ट रेट। अब देखिए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का जो इंटरेस्ट रेट था ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है, जब स्पेशली यूएस की बात करें, यूएस बॉन्ड का जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है। ये एक नियम है, इसको याद रखिएगा। जब भी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ने लगे, जब भी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरता ही गिरता है। किस लिए नीचे गिरता है, इसको समझ लेते हैं। अब जो एफआईआई होते हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में आते हैं और यहां से लगभग 12-13% का रिटर्न की उम्मीद करते हैं। मतलब अगर वो इंडेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो लगभग उनको 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिलता है। अब जब 12-13% का रिटर्न मिलता है, जब वो पैसा रिडीम करते हैं, जब पैसा बेचते हैं, जब सेलिंग करते हैं, तो उनको टैक्स भी पे करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म तो लगभग 20% का है, तो 20% उनको टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद जब वो रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पहले वो डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करते हैं, फिर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर जब पैसा यहाँ से निकालते हैं तो रुपी से फिर डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन होता है, क्योंकि रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है डॉलर के मुकाबले, तो वहां पे डिप्रिसिएशन होता है। तो लगभग इनको कुल मिला के जब डॉलर के अंदर पैसा कन्वर्ट करते हैं, तो लगभग इनको 7 से लेके 8% का रिटर्न मिलता है। मतलब यहां से कमाए तो 12-13%, बस सब कुछ काट कूट के लगभग 7-8% का रिटर्न मिलता है। अब इतना रिस्क लेने के बाद जब वो केवल 7-8% का रिटर्न कमा रहे हैं और वहां पे बैठे बैठे अमेरिका के अंदर में बॉन्ड्स में लगभग 5-6% का रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों नहीं वो वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे? क्यों वो इतना रिस्क लेके यहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे केवल 1-2% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए? इसीलिए एफआईआई यहां से पैसा निकालते हैं, सेफर एसेट को प्रीफर करते हैं जब बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है। वहीं पे गोल्ड का प्राइस भी बढ़ने लगा है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था। तो ये भी एक रीजन है कि यहां से इंडियन स्टॉक मार्केट से या स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं एफआईआई, क्योंकि वो सेफर एसेट को ज्यादा प्रीफर करेंगे अगर रिटर्न उनको लगभग सेम मिल रहा है। तो ये कुछ मेजर रीजन थे जिसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के चाइना मार्केट में या दूसरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। बट यहां पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है अप्रैल महीने के अंदर में, जब टैरिफ वॉर छिड़ जाता है, जब टैरिफ वॉर चाइना के साथ छिड़ जाता है अमेरिका का, उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि एफआईआई ना वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते जहां पे टेंशन हो रहा हो, मतलब टेंशन क्रिएट हुआ हो। जैसे चाइना ने टैरिफ वॉर छेड़ दिया था, लगभग 150% तक टैरिफ वॉर चला गया था। टैरिफ अमेरिका कुछ और लगा रहा था तो चाइना अगले दिन कुछ और लगा रहा था, मतलब रोज नया नया टैरिफ अप्लाई हो रहा था अमेरिका और चाइना के अंदर में। अब इस वजह से क्या हुआ कि एफआईआई चाइना से पैसा निकाल के दोबारा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इंडिया के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। जब इंडियन स्टॉक मार्केट भागने लगा तो एफआईआई का ध्यान वहां से निकल के, यानी कि चाइना से निकल के इंडिया के ऊपर आया और इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। 15 अप्रैल 2025 को लगभग 6000 करोड़ की बाइंग आई थी एफआईआई की, जो कि सबसे ज्यादा थी। इतनी बड़ी सेलिंग के बाद 6000 करोड़ की बाइंग केवल एक दिन के अंदर में, ये इसीलिए आ पाई क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी के साथ भाग रहा था। ये जो बाइंग आया था ये 27 मार्च 2025 के बाद सबसे बड़ा बाइंग था किसी भी एक दिन के अंदर में, लगभग 6000 करोड़ की। और ये बाइंग यहीं तक नहीं रुकती है, जब अप्रैल महीना खत्म होता है तो 29 अप्रैल 2025 तक जो नेट बाइंग होती है एफआईआई की, वो लगभग 10,000 करोड़ की होती है। मतलब अप्रैल महीने से अब जो एफआईआई होते हैं वो नेट बायर हो जाते हैं नेट सेलर से। और ये जो बाइंग की कहानी है वो यहीं तक नहीं रुकती है, अब तो एक और नया रिकॉर्ड हो जाता है मई महीने के अंदर में। 2 मई को लगभग 2700 करोड़ की बाइंग होती है और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक वॉर छिड़ता है, छोटा सा एक वॉर छिड़ता है। अब उसके वजह से इंडिया मार्केट एक दिन नीचे गिर जाता है, लगभग 8 या 9 तारीख को मार्केट नीचे गिरता है, 8 या 9 मई को। उसके बाद एक छोटी सी सेलिंग आती है। एक बार देख लेते हैं कि मई महीने के अंदर में एफआईआई ने कैसे बाइंग किया है। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ उसके बाद कितना इंपैक्ट पड़ा एफआईआई के सेलिंग के ऊपर या बाइंग के ऊपर। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो 2 मई 2025 को लगभग 2700 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआई की, वहीं डीआई ने लगभग 3200 करोड़ की बाइंग किया है, यानी कि 2 मई को शुरुआती हुई बाइंग के साथ। 5 मई को भी बाइंग हुआ है, 6 मई को भी एफआईआई ने बाइंग किया है, 7 को और 8 को भी बाइंग किया है। बट 9 तारीख को जब इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिरा वॉर की वजह से, उसके बाद लगभग 3800 करोड़ की यहां पे सेलिंग किया है एफआईआई ने वॉर की वजह से, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था उसके वजह से। बट उसके बावजूद भी 12 मई को एफआईआई ने बाइंग किया, 13 मई को सेलिंग हुआ है, बट 14, 15, 16 मई को अच्छी खासी बाइंग किया है एफआईआई ने, लगभग 8000 करोड़ की बाइंग किया था 16 मई को। उसके बाद 19 मई को, 20 मई को सेलिंग हुआ है, 20 मई को लगभग 10,000 करोड़ की सेलिंग किया है एफआईआई ने। वहीं 21 मई की बात करें लगभग 2000 करोड़ की
बाइंग हुआ है, 22 मई को 5,000 करोड़ की सेलिंग किया है, बट उसके बाद 23 मई, 26 मई, 27 मई और 28 मई को अच्छी खासी बाइंग किया है। 28 मई को तो लगभग 4,600 करोड़ की बाइंग हुआ है, यानी कि कल के दिन यानी कि वेडनेसडे को लगभग 4600 करोड़ की बाइंग किया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर में एफआईआई ने लगभग 2000 करोड़ की बाइंग किया है। पिछले 2 हफ्ते में लगभग 7000 करोड़ की बाइंग कर लिया है एंड पिछले 30 दिन के अंदर में लगभग 22,000 करोड़ की बाइंग कर लिया है। बट अगर आप यहां पे देखेंगे मंथली डेटा, तो मंथली डेटा के अंदर अक्टूबर महीने से लगातार सेलिंग हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगातार सेलिंग हुआ है। उसके बाद मार्च 2025 से एफआईआई नेट बाइंग करना स्टार्ट की है 2000 करोड़ की। अप्रैल में नेट बायर रहे हैं लगभग 2700 करोड़ का। एंड अगर आप मई महीने में देखेंगे तो लगभग 17,000 करोड़ का नेट परचेज किए हैं, 17,000 करोड़ का, जो कि दिसंबर 2023 के बाद किसी भी एक महीने का सबसे ज्यादा बाइंग है। यहां पे देखिए आप एक बार दिसंबर 2023 में अगर आप जाएंगे, दिसंबर 2023 के अंदर में लगभग 31,900 करोड़ की बाइंग है। यहां पे देखिए दिसंबर 2023 में 31,900 करोड़ की बाइंग है और यहां पे लगभग 13,000 करोड़ की डीआई की बाइंग है। तो 31,000 करोड़ की बाइंग के बाद उसके बाद कभी भी आपको 17,000 करोड़ की बाइंग नहीं हुआ है। सितंबर 2024 में 15,000 करोड़ की बाइंग हुआ है, उसके बाद सेलिंग ही होना स्टार्ट हो गया एंड अभी मई 2025 के अंदर में 17,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिला है। मतलब दिसंबर 2023 के बाद किसी भी एक महीने में इतना ज्यादा बाइंग आया है मई 2025 के अंदर में, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब यहां पे ये सवाल निकल के आ रहा है कि एफआईआई केवल टैरिफ की वजह से तो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, कुछ और रीजन होगा जिसके वजह से अभी के टाइम में इंडियन मार्केट के अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो ये रीजन है कि जिस वजह से एफआईआई यहां से बाहर निकले थे, जिस रीजन की वजह से, उसी रीजन की वजह से यहां पे एफआईआई मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हैं। सबसे पहला रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हो गया है। पहले मार्केट का सेंटीमेंट बहुत खराब था, पहले ग्लोबल टेंशन थे, बहुत जगह वॉर हो रही थी, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ, फिर टैरिफ छिड़ गया। अब जब ये सब कुछ शांत हुआ है ना, तो पूरा का पूरा मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हो गया। इस वजह से एफआईआई इंडियन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा रीजन है वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एडजस्ट हो गया है। स्पेशली बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो एक भारी गिरावट हुई है दिसंबर महीने के बाद, लगभग 20% से ज्यादा गिरावट हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, इसका पी रेशियो के अंदर बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। तो जो एफआईआई है, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज हैं वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं। लार्ज कैप भले ही नीचे गिर रहा है अभी के टाइम में, बट मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले कुछ टाइम से। तीसरा रीजन है कॉर्पोरेट अर्निंग। अब जो आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, कंज्यूमर गुड सेक्टर है, इसके अंदर आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है तो उसमें भी बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 के अंदर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इस वजह से एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा अभी के टाइम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनीज के अंदर में। एंड जो आखिरी रीजन है वो है इंडिया की इकोनॉमी। अब देखिए इतनी भारी गिरावट होने के बाद जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है ना, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में सबसे ज्यादा था। मतलब और सारे डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले ज्यादा जीडीपी ग्रोथ था, लगभग 6.2% का। देखिए 2024 के मुकाबले, फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर में लगभग 7.1% का जीडीपी ग्रोथ था, बट 2025 के अंदर में ये घट के 6.2% का हो गया। बट उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा है बाकी डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, उसके अंदर स्पेशली 1% का 2% का ही ग्रोथ होता है जीडीपी के अंदर में। बट डेवलपिंग कंट्री में ये उम्मीद किया जाता है, और भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री में उम्मीद किया जाता है कि जो डेटा है वो 6% से ऊपर ही आए, और 6.2% का अच्छा रिजल्ट आया फाइनेंशियल 2025 के अंदर में। अब इसके वजह से भी एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि आने वाले सालों के अंदर में जो भारत की जीडीपी है वो और ज्यादा ग्रो कर सकती है। इसी रीजन से यहाँ पे एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पूरे कहानी को सुनने के बाद एक चीज यहाँ पे कॉमन दिख रही है कि एफआईआई जब चाहते हैं तब मार्केट में एंट्री लेते हैं, जब चाहते हैं तब मार्केट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। मतलब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफी करता है। जो यहाँ पे एफआईआई करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर कर बैठते हैं। पैनिक करवाना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं। जब वो सेलिंग करवाना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे सेलिंग करके बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए इन्वेस्टर है। भारत के जो इन्वेस्टर है ना, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनको पता बिल्कुल नहीं है कि मार्केट का यही काम होता है। जो एफआईआई होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स
होते हैं जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 10,000 करोड़ एक बार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैनिक होकर सेलिंग करें ताकि वो सही समय पे पैसा इन्वेस्ट कर पाए, सही समय पे मार्केट में एंट्री ले पाए। जब वो अक्टूबर महीने में एंट्री लेते तो उनको बहुत ही महंगे दाम के अंदर में स्टॉक्स मिलते। जब वो अभी के टाइम में एंट्री ले रहे हैं मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, तो उनको बहुत सस्ते दाम के अंदर में स्टॉक्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो भारत का एक रिटेल इन्वेस्टर है वो इतना ज्यादा सेलिंग कर दिया है, इतना ज्यादा सेलिंग कर दिया है कि यहाँ पे सभी के सभी स्टॉक्स के प्राइस नीचे गिर चुके हैं। बहुत ज्यादा मार्केट अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड हो गया था। अब इस वजह से एफआईआई को एक बहुत ही अच्छा मौका दिख गया यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और अभी के टाइम में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट आपका भाग रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो यही चाहते हैं कि आप मार्केट से बाहर निकले। आपको आइंदा ये गलती नहीं करनी है। इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही पर्पस था कि एफआईआई किस रीजन से मार्केट से बाहर निकले थे, आपको आइंदा ध्यान रखना है। अगर ऐसी कोई इवेंट होती है अभी के टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर या आने वाले सालों के अंदर में, तो आपको सतर्क रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। आपको सतर्क रहना है कि अब मार्केट नीचे गिर सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये नहीं करना है कि आपको पैनिक होकर सेलिंग करना स्टार्ट कर देना है, अपने एसआईपी को बंद करना है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो लगभग 300% को टच कर दिया था अप्रैल 2025 के अंदर में। अब आप बताइए किसकी गलती है? ये एफआईआई की गलती है कि रिटेल इन्वेस्टर की गलती है? ऑब्वियस है ना, रिटेल इन्वेस्टर की गलती है कि वो बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहा है। जब सेलिंग करेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा तो वहां पे एफआईआई को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखने वाली है, तो यहाँ पे सस्ते दाम के अंदर में एंट्री लेंगे और फिर जब महंगा मार्केट हो जाएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, फिर से आप पैनिक हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ी सीख होने वाली है आपके लिए, इसको आज के बाद आपको नहीं भूलना है। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।